Good morning, dear students. Today we proceed exercise miscellaneous exercise chapter 9 from NCERT. क्वेश्चन 1 to 23 तक जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, आप उनको वीडियो को देख सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? If S1, S2, S3 are the sum of first n natural number, their squares and their cubes. जो बेटे S1 है वो नेचुरल नंबर का सम है, S2 है उनके स्क्वायर्स का सम है, S3 है उनके क्यूब का सम है. तो आपको प्रूव करना है 9S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8S1. ये आपको प्रूव करना है. स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखेंगे आप. यहाँ पर S1 रिप्रेजेंट किया गया है बेटे किसके द्वारा? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के द्वारा S1 को डिनोट किया गया. और सभी बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. ये हो गया S1. अब बात करते हैं S2 की. S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला आपको याद करवाया हुआ है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. ये हो गया आपका S2 का फॉर्मूला. S3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर क्यूब्स को. S3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? सम ऑफ देयर क्यूब्स. जो देयर का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब है उसका फॉर्मूला भी आपको याद करवाया था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. ये तीनों चीज़ें मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ये लिख दी. अब मेरे को प्रूव क्या करना है उसके अनुसार चलना है. टू प्रूव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है 9S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8S1. मेरे को ये चीज प्रूव करनी है. ये चीज मेरे को प्रूव करनी है. तो मैं बेटे लेफ्ट और राइट अलग अलग साइड ले लेता हूं. तो पहले मैंने राइट हैंड साइड ली. राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 8S1 लिखा हुआ है. पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं. 1 प्लस 8S1. ओके देखो बेटे 1 तो एज इट इज प्लस 8S1. तो देखो ना S1 ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ. अरे 2 से कैंसिल हो गया बेटे 4 पे. तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4n ब्रैकेट n प्लस 1. फिर ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4. नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 4 और 1 कितना हो गया? 5. ये हो गया बेटे 1 प्लस 8S1 की वैल्यू. अब राइट हैंड में S3 हो रहा है बेटे. देखो S3 तो यानी आपको राइट हैंड प्रॉपर राइट हैंड ये होगी S3 1 प्लस 8S1. अब S3 देखो ये रहा S3. ये पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर बेटे n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. और ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड यहाँ गलत हो गया, 4n स्क्वायर प्लस 4n आना था बेटे यहाँ पर 4n. तो ये 1 ही रहेगा प्लस 4n. राइट. तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ. ये तो स्क्वायर हो गया इंटू 4n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1. नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे बेटे ये तो n स्क्वायर, ये n प्लस 1 होल स्क्वायर. और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर्टी बनती है 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर की. और डिवाइड बाई 4. ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई बेटे. क्या आ गई? ये राइट हैंड साइड. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या लेना है? 9S2 स्क्वायर. 9S2 स्क्वायर बेटे 9 तो है. S2 ये रहा S2. ये रहा S2 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. इसका स्क्वायर करना है. इसका क्या करना है? स्क्वायर. तो स्क्वायर करेंगे हर एक टर्म का. n का भी स्क्वायर करूँगा, n प्लस 1 का भी स्क्वायर करूँगा, 2n प्लस 1 का भी स्क्वायर करूँगा
और डिवाइड बाई 6 है बेटे, देखो यहाँ से डिवाइड बाई क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर भी करूँगा 36, तो 36। अब देखें 9 से 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आपके पास क्या बचा n स्क्वेयर n प्लस 1 स्क्वेयर 2n प्लस 1 होल स्क्वेयर और डिवाइड बाई 4। अब आप देखो बेटे ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो देखो लेफ्ट भी है यही है और राइट भी है ये है, तो दिस शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। पूरा क्वेश्चन दोबारा फिर देख लें बेटे, क्वेश्चन कैसे था। क्वेश्चन के अंदर S1 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, S2 उनके स्क्वायर्स का सम, S3 उनके क्यूब का सम दे रखा था, तो मैंने पहले अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए, फिर मेरे को जो प्रूव करना है उसको लिख दिया। अब मैं पहले राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 8 S1 है, 1 तो ये रहा प्लस 8 S1 की जगह वैल्यू रख दी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, कैंसिल कर दिया बेटे, 4n इंटू एन प्लस 1 हो गया, 4n की n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वेयर, 4n की 1 से मल्टीप्लाई 4n स्क्वेयर प्लस 4n और 1 ये लिख दिया। ये आपके पास 1 प्लस 8 S1 आ गया। अब इसकी S3 के साथ और मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि राइट हैंड में S3 भी है, तो S3 लिखो, S3 का स्क्वायर ये लिख रखा है, S3 का स्क्वायर लिख दिया और ये लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई, अब ये क्या बन गई आइडेंटिटी 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर की, तो ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 9S2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9S2 आपके ऊपर था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए S2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दो बेटे हर एक टर्म का, तो ये कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे ये दोनों क्या होगी इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक एक चीज़ को ढंग से आपने नोट करना है और समझना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 27, 25 और 26 डिपेंड करते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। जो एक्सरसाइज आपने 9.4 की थी उससे रिलेटेड है, आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। अपना ट्रैक्टर लिया उसने, खरीदा है, कितने रुपया खरीदा है 12,000 का। एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं लिख रहा हूं साथ साथ। टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इज ₹12,000। आगे बढ़ते हैं बेटे, ही पेज 6,000 कैश, पेड कैश, कितना पे किया उसने 6,000 दे दिया बेटे। इसको दूसरे शब्दों में कैश डाउन पेमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश डाउन पेमेंट। लिख देता हूं यहां पर, कैश डाउन पेमेंट भी बोलते हैं इसको। भाई कोई सामान लिया, कुछ पैसे स्टार्टिंग में दे दिए, उसको कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। तो अब आपके पास 6,000 रुपये तो दे दिए, 6,000 दे दिए और 6,000 और देने हैं, तो वो क्या हो गया बैलेंस। यानी ट्रैक्टर लिया, 12,000 का कॉस्ट है 12 ट्रैक्टर की, और 6,000 आपने पे कर दिए, तो 6,000 आपका बैलेंस बच गया। अब वो 6,000 को पे करना है, कैसे? एंड एग्री टू पे द बैलेंस, जो बैलेंस बचा वो उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट का मीनिंग बेटे एवरी, मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट बना दी, इंस्टॉलमेंट भी बता दी, और उसके लिए कैसे बता दिया, 500 रुपीज तो हर साल देगा वो, प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। बहुत ध्यान से देखना है, 12% इंटरेस्ट देगा अनपेड अमाउंट पर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अनपेड अमाउंट जो बच गया उस पर 12% देगा। तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, उसको ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है वो ट्रैक्टर जो है वो कितने में पड़ा, कहने का मतलब ये है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की, कितनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो बेटे वो 500 रुपीज दे रहा ईयरली, और उसको 6,000 कंप्लीट करने हैं, तो 500 से डिवाइड करूंगा तो इट मीन्स 12, इसका मतलब 12 इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी? 12। अब बात करते हैं फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कितना इंटरेस्ट बना। बेटे मैंने क्या कहा था कि जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, उस पर कितना परसेंट, 12%, 12% इंटू 1 ईयर का अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो ये हो गया 720। तो आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पड़ी ना बेटे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो टोटल पड़ी 500 तो वो दे रहा है और 720 इंटरेस्ट बन गया, तो ये पड़ गई बेटे 1220 की। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं। इंटरेस्ट लगेगा अनपेड अमाउंट पे। आप देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब उसने 500 पे कर दी तो टोटल आपको 6000 देने थे, तो 500 दे दिए, तो अब कितने बच गई 5500। इस पर लगेगा आपका इंटरेस्ट 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आया बेटे 12 5 60 और 660। तो अब ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की बड़ी बेटे 500 तो देने थे उसको, और 660 उसका इंटरेस्ट हो गया, तो ये 1160 की बनी। ऐसे आप सारे इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितने भी निकाल दो। तो जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई इतने की, सेकंड 1160 की, थर्ड यदि मैं निकालूंगा तो 1100 के आसपास बन जाएगी, है ना। और ये आपकी सीरीज बन गई। अब मैं इनको सम निकालना है, 1220 प्लस 1160 प्लस 1100 प्लस अप टू कितनी टर्म्स तक निकालना, कितनी इंस्टॉलमेंट निकालनी थी 12 इंस्टॉलमेंट, है ना। तो मेरे को S12 निकालना। अब क्या निकालना बेटे S12 12 का फार्मूला, Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a, वट a कितना है बेटे 1220 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, वट डी माइनस करके देखो ना कितना आएगा -60। नेक्स्ट लाइन ये कैंसिल हो गया बेटे 6 पर, और ये होगी 2440, 12 में से बन गया 11 की इससे मल्टीप्लाई 660, और इसको मैं माइनस करूंगा तो बेटे कितना बचेगा 0, 14 में से 6 गया 8, 13 में 6 गया 7, 1780, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 10680। ये आ गया आपके पास S12। क्या आ गया बेटे S12 का मतलब जो टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, इसका मीनिंग ये जो आया है मेरे पास, ये क्या आया है टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना पैसा दे दिया, इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा अमाउंट जो मैंने जमा कराया वो इतना दे दिया। और स्टार्टिंग में देखो बेटा, अब मैंने टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट पेड बाय फार्मर के द्वारा कुल पैसा कितना दिया गया बेटे, देखो 6000 तो उसने स्टार्टिंग में दिया था कैश डाउन पेमेंट, और 10,680 उसने इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग दे दिया, तो ये 16,680 रुपीज़ उसने टोटल उस ट्रैक्टर के दिए। ये आपका आंसर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, क्लास 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं थी, सिर्फ AP सीरीज का आपने यूज़ किया गया था। वेरी इजी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप, एक एक चीज़। टोटल कॉस्ट दे रखी ट्रैक्टर की, फिर कैश डाउन पेमेंट 6000 बच गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी 12, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बता दी, फिर सेकंड बता दिया, फिर सेकंड की इंस्टॉलमेंट बता दी, थर्ड बता दो, ऐसे बना दो इक्वेशंस।
तो फिर S12 का फार्मूला लगा, तो 12/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगा करके ये S12 आ गया। ये S12 आ गया टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। अमाउंट पेड बाय द फार्मर 6000 पहले दिए थे और 10,680 ये हो गया था 16,680 रुपीज़। ये आपका आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 29। 28 सेम है बेटे, 28 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27, खुद करना है। ए पर्सन राइट ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक पर्सन ने एक लेटर लिखा अपने 4 फ्रेंड्स के पास, और ही आस्क ईच वन ऑफ देम, उसने हर एक को बोला क्या, टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सनस। उसको ये बोल दिया कि ये जो एज इट इज उस लेटर की कॉपी कर दें अपने डिफरेंट 4 फ्रेंड्स के पास, ठीक है, विद इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, उस चेन को सिमिलर करें। कहना क्या चाहता है बेटे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पर्सन है, इस पर्सन ने एक लेटर भेजा अपने 4 डिफरेंट पर्सन्स के पास, 4 पर्सन के पास, 1 2 3 4 पर्सन के पास इसने भेजा, ठीक है। फिर इनको ये बोला कि इसको भी 4 के पास भेजना, 1 2 3 4। इस सेकंड वाले को भी 4 के पास भेजना, 1 2 3 4। इसको भी 1 2 3 4। इसको भी 1 2 3 4, ऐसे। फिर साइमल्टेनियसली फिर यहाँ पर भी ये 4 पर्सन्स हो गए, ये फिर डिफरेंट 4 पे भेजेंगे, है ना। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। हर आदमी 4 टाइम्स के बाद वो 4 फ्रेंड्स के पास वो भेजेगा। इस तरह से क्या बनता है, जो पहला जो पर्सन है वो 4 डिफरेंट फ्रेंड्स के पास वो लेटर भेज रहा है, तो दूसरी बार वो जाएगा तो 16 पे जाएगा। देखो ना बेटे, 1 2 3 4 4 4 जा 16, है ना। उसके बाद वो जाएगा 64 पर। ऐसे चलते चलते एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, और ये बोल दिया कि जो चेन है ये ब्रोक नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉस्ट 50 पैसा टू मेल 1 लेटर। जब हमने एक लेटर पे किया है, एक लेटर जब मेल किया है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 50 पैसा है। तो यहाँ पर 4 पर्सन्स के पास गया है, तो इसमें कितना पैसा लगेगा। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्ट व्हेन 8th सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड, यानी 8 सेट 1 2 3 अप टू 8 टर्म्स, यानी 8 टर्म्स तक जब मैं ये भेजूंगा तो मेरे को कुल कितना पे करना पड़ेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी जीपी सीरीज बन गई, चेक कर लो क्या बन गई, जीपी। जीपी के अंदर S8 का फार्मूला, पहले SN का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, लिख देता हूँ, A r⁻n - 1 डिवाइड बाई r-1। तो ये S8 है, तो A की जगह है 4, r कितना है 4 4⁻n - 1 डिवाइड बाई r4-1, और n तो 8 दे रखा है, 8 लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट लाइन में 4⁻8 करके देख लो बेटे, 6 5 5 3 6 आएगी, और -1 डिवाइड बाई 4 में से बन गया 3। नेक्स्ट लाइन 4, ये 6 5 5 3 5 डिवाइड बाई 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा बेटे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 भी, और 3 8 जा 24, 1 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 7 3 8 0। ये आ गया मेरे पास S8 आ गया, ठीक है। अब मेरे को वो बताना है कितना इसमें मेल पे खर्चा आया। पोस्टेज स्पेंट कितना पे कर रहा है बेटे, @50 पैसा पर लेटर, 50 पैसा पर लेटर वो भेज रहा है, यही ना। तो इसको 87380 को 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 50/100 रुपीज़ आ जाएंगे आपकी 43690। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आएगा, ये आपके रुपीज़ में आंसर आएगा। यानी इतने पे मैंने इतना इसके लिए मेल के लिए इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये था क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और ये क्वेश्चन को कवर अप करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है बेटे, ए मैन डिपॉजिट ₹10,000 इन ए बैंक। एक मैन है, उसने 10,000 रुपीज़ जमा कराए बैंक के अंदर एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, यानी हर साल उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। 15th ईयर में उसका कितना अमाउंट हुआ, सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ आफ्टर 20 ईयर। टोटल अमाउंट भी हमें बताना है आफ्टर 20 ईयर कितना मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट। सभी को फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है ना बेटी, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। ये 2 जीरो कैंसिल होगी, ये 500 रुपीज़ उसका क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया। अब देखो एवरी ईयर ना, एवरी ईयर लगेगा। तो पहले जब उसने बैंक में जमा कराए, जब अब उसके पास कितने पैसे थे, 10,000। नेक्स्ट ईयर कितने हो गए, 10,500। नेक्स्ट 11,000, ऐसे यानी 500 इंक्रीज होते चलेंगे। अब मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द अमाउंट 15th ईयर। 15th ईयर में यानी T15 निकालना है, और T15 का फॉर्मूला सबको पता है, A + 14D होता है। A तो 10,000 + 14 और D कितना है बेटे 500। तो आप 10,000 + 14 5 ज़ा 70, 7,000, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,000। ये आपका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में ये और पूछ लिया, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर और बताना है, तो अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर पूछा गया बेटे, 20 ईयर में नहीं, आफ्टर 20 ईयर। तो फॉर्मूला होगा A + 20D। A की वैल्यू 10,000 + 20, D की वैल्यू 500। ऐड करेंगे इसको 10,000 + 10,000 और इजिकल टू 20,000। ये आपका अमाउंट होगा, आंसर होगा कब, आफ्टर 20 ईयर आपके बैंक में इतने पैसे हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है बेटे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप। ए मैन्युफैक्चरर reckons that the value of machine which cost him ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value of machine at the end of 5 ईयर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, एक मैन्युफैक्चरर्स रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन की वैल्यू लगा रहा है 15,600, जिसकी कॉस्ट थी 15,625, विल डेप्रीशिएट। बेटे दो वर्ड होते हैं, एक एप्रीशिएट एक डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट जो वर्ड होता है ना, कम होना होता है। एप्रीशिएट का मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, डेप्रीशिएट का मतलब कम होना। मतलब कोई भी हम मशीन लेके आते हैं, कोई भी हमारे पास एसेट्स होती है, कार होती है, स्कूटी होती है, बाइक होती है, जब हम लेके आते हैं बाजार से, ज़्यादा रेट होता है उसका, जो भी रेट होता है, लेकिन उसके बाद उसके रेट्स क्या हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेप्रीशिएट। क्या कहते हैं इसको, डेप्रीशिएट करना। ठीक है, कितना परसेंट, हर साल कितने परसेंट वैल्यू कम हो जाती है, 20%। तो ये पूछा गया है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5वें साल में उसकी, यानी आफ्टर 5 ईयर कितनी हो रह जाएगी। बस सिंपल है। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल है आपका 15625, रेट 20% और टाइम 5 ईयर। जैसे अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं ना बेटे, वही लगाना है यहाँ पर। डेप्रीशिएट
डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 5 ईयर। तो फॉर्मूला बेटे प्रिंसिपल इंटू 1+ होता है, 1+, लेकिन यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिशिएट हुआ, ये फार्मूला लगेगा बेटे। प्रिंसिपल लिख दिया 15625, 1 माइनस रेट 20%, 20/100 और पावर कितनी होगी 5, ये कैंसिल हो गया 5 पे। नेक्स्ट लाइन में 15625 मल्टीप्लाई 5 में से 1 गया 4, 4/5 कितने टाइम्स लिखना है 5 टाइम्स, 3, 4 और 5। तो ये भी 5 की पावर 5 ही होती है शायद, नहीं 5 की पावर 6 होती है। कैंसिल कर लो बेटे इसे, 1 2 3 4 5, इससे कैंसिल होगा देख 5 पे चला जाएगा। तो इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा 1024, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120, ये आपका आंसर होगा। यानी आफ्टर 5 ईयर जो मशीन थी उसकी जो कॉस्ट है वो 5120 रुपीज़ रह जाएगी बेटे। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 32, दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब। किसी जॉब को जो कोई काम है उसको ख़त्म करने के लिए 150 वर्कर्स इंगेज किए गए और सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कुछ नंबर्स डे दे दिए, उस डेज के अंदर वो आप उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या रख दिया आगे, कुछ क्या हुआ कि 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे 4 वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे को 4 और छोड़ दिया, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहा। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द जॉब। तो जॉब जितने दिन में खत्म होना था, जो काम कितने दिन में खत्म होना था, उसके 8 डेज एक्स्ट्रा लग गए उस काम को पूरा होने में। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। वो मुझे डे फाइंड आउट करने, कितने दिन में वो काम पे कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे सॉल्यूशन की तरफ। लेट द नंबर ऑफ डेज, आपका जो काम सोचा था कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, कि एंड डेज में काम खत्म हो जाएगा, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा एंड डेज में। और यदि 150 वर्कर के पूरे वर्कर एक साथ काम करते, देखो बेटे 150 वर्कर पूरा काम करते तो 8 डेज पहले नहीं हो जाता, n-8 डे में कंप्लीट हो जाता ना। देखो ना बेटे क्या लिखा हुआ है, यदि 4 वर्कर छोड़ रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 8 ज्यादा दिन लग रहे हैं। एन डेज थे तो 8 ज्यादा दिन लगे, n+8 लगा। तो लेकिन पूरे के वर्कर कोई भी छोड़ के ना जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा, n-8 डेज में, राइट। तो टोटल वर्क कितना हो गया बेटे, ये हो गया 150 इंटू n-8 डेज, ये हो गया आपका। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, फर्स्ट डे आपके पास 150 वर्कर हैं, नेक्स्ट डे 4 ने ब्रेक कर दिया तो 146 रहेगी, फिर 142 रहेगी, एंड सोन एन टर्म्स तक, राइट। तो इसका भी वर्क पूरा करना है तो n/2 एन डेज लगे, 2a कितना है 150 प्लस n-1 इंटू डी कितना आएगा बेटे -4। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, n/2 300 - 4n + 4। तो नेक्स्ट लाइन n/2 300 4 - 4n, n/2 2 कॉमन निकल रहा है, 152 - 2n। नेक्स्ट लाइन इस 2 से 2 कैंसल तो n इंटू 152 - 2n आ गया, या अगले n में 152n - 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो ऊपर ये आया था ये भी टोटल वर्क था और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को मैं क्या रख दूंगा, इक्वल रख दूंगा। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे मेरे पास 150n-8 इज इक्वल टू 152n - 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर 150n -15 8 120 होता है, इज इक्वल टू 152n
-2n²। अब सभी टर्म्स को इधर ले आता हूं, तो 2n² प्लस 150n, ये 152 इधर आ गया, माइनस का हो गया बेटे, -1200 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन 2n² माइनस 2n माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, n² माइनस n इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर होंगे? मल्टीप्लाई करें 600 और ऐड करें से 1। आप इसके फैक्टर बताएंगे क्या? n² माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 इज इक्वल 0। फैक्टर बन गए मेरे। n कॉमन, n माइनस 25 प्लस 24 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर n माइनस 25, सेकेंड फैक्टर n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 25। n की वैल्यू आ गई -24। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो वर्क हुआ वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 25 डेज में। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। दैट इज योर आंसर। दोबारा फिर देखें बेटा इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी कि कोई 150 वर्कर हैं, किसी वर्क को काम करने के लिए एन डेज उन्होंने लगाए हैं। एन डेज के अंदर उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रही कि 4 वर्कर्स सेकेंड डे छोड़ दिए, 4 वर्कर्स नेक्स्ट डे, ऐसे ऐसे छोड़ते रहे, तो 8 डेज फालतू लग गए उस काम को पूरा करने में। जितने दिन सोचे थे उससे 8 डेज ज़्यादा लगे। तो वो कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ, ये क्वेश्चन था। तो हमने देखा कि लेट द नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू n डेज। यह टोटल काम खत्म हुआ कितने दिन में? n डेज में। यदि 150 वर्कर पूरे लग रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? n-8 डे। तो 150 वर्कर द्वारा कितना काम किया गया? इतना काम किया गया 150 मल्टीप्लाई n-8। यहाँ तक आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है, 154 ब्रेक ड्रॉप कर दिया, 146 रह गए, अगली बार 442 हो गए एंड सो ऑन। इसका आपने सम निकाल लिया। ये यानी ये इतने दिन में आपका सेकंड काम कंप्लीट हुआ, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ये फर्स्ट, ये भी सेकंड, दोनों का काम, दोनों की इक्वेशन का मीनिंग क्या है? ये भी वर्क, नंबर ऑफ वर्क है, इतने दिन में काम खत्म हुआ, ये भी वर्क है, इतना काम खत्म हुआ। दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया और यहाँ से मैंने को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये आपका आंसर होगा। एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा फिर देखें बेटे। पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से ढंग से देख लें और फिर इसको पॉज करके वीडियो को और रिकैप करके इसको बार बार देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और फिर इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी ने अपने इस पूरे चैप्टर को अपनी फिर नोटबुक में करना है और एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के हैं वो आपने ट्राई करने हैं। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।